हेलो नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, अभी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत। आधा अध्याय पढ़ा था, एक पार्ट, उसका दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं जो पीछे बस गया उस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही जो यूजफुल वीडियो होने वाला है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपना रह गया था जो पार्ट कानड़ देव सोहान अपन पढ़ रहे थे। रावल रतन सिंह और हमीर देव के बारे में पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे कानड़ देव राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जालोर में स्थित जालोर पर सोहान वंशीय राजाओं का शासन रहा। 1305 में कानड़ देव जालोर का शासक बना। साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, जालोर की महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं सामरिक स्थिति, कानड़ देव के बढ़ते शक्ति प्रभाव को रोकने आदि कारणों से अलाउद्दीन जालोर को जीतना चाहता था। अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को ध्वंस करने तथा गुजरात विजय के लिए उलुग खां और नुसरत खां को एक विशाल सेना देकर भेजा। गुजरात जाने का सीधा मार्ग जालोर से होकर गुजरता था। अलाउद्दीन ने अपनी सेना को जालोर से होकर गुजरने के लिए सीधा मार्ग अनुमति मांगी, जिसे कानड़ देव ने ठुकरा दिया। सुल्तान की सेना मेवाड़ से होकर निकल गई। इस सेना ने मार्ग में पड़ने वाले गांवों को लूटा, नष्ट भ्रष्ट किया, गुजरात के काठियावाड़ को जीता और सोमनाथ मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ डाला। इस तबाही तथा पवित्र स्थलों के ध्वंस से कानड़ देव काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने सुल्तान को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कानड़ देव सोहान ने गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर भीषण आक्रमण किया और गुजरात से लूटकर लाया गया धन को छीन लिया गया। सुल्तान ने जालोर को जीतने के लिए अपने सेनापति और सेना को भेजा। ऐसे ही एक संघर्ष में कानड़ देव का युवा पुत्र वीरमदेव मारा गया। अंततः 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन की विशाल सेना को जालोर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से रवाना किया गया। 1308 में जालोर के प्रवेश द्वार सिवाना पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया। जिस प्रकार से अपन ने रणथंभौर दुर्ग को पढ़ा था, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी मानी जाती थी जाहिन दुर्ग। तो रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया गया था। इसी प्रकार 1308 में जालोर पर किया गया था। जालोर की कुंजी मानी जाती थी सिवाना दुर्ग। तो यहाँ सिवाना दुर्ग को जीत लिया गया। इस पर कानड़ देव ने सभी राजपूत सरदारों का आह्वान किया। फलतः जगह जगह खिलजी की सेना पर प्रहार होने लगे। मेवाड़ के पास मलकाना में राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े और सेनापति शम्स खां और उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया गया। ये समाचार जब सुल्तान के पास पहुंचा तो वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर जालोर के लिए चल पड़ा। देखो, शम्स खां को बंदी बना लिया गया, तो ये पता अलाउद्दीन खिलजी को चला, तो अलाउद्दीन खिलजी वहां से सेना लेकर चल पड़ा। जालोर पहुंचकर सुल्तान ने दुर्ग पर घेरा डाला। कानड़ देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया, लेकिन घेरे के लंबे समय तक चलने से किले के भीतर रसद सामग्री खत्म होने लगी। इससे राजपूती सेना की स्थिति बहुत कमज़ोर होने लगी और सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होती गई। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में दहिया सरदार ने कानड़ देव से विश्वासघात करते हुए राज्य पाने के लिए लालसा में खिलजी सेना को एक गुप्त दरवाजे से प्रवेश करवा दिया। जिस प्रकार से उस दहिया का नाम आता है बीका दहिया। बीका दहिया ने जालोर में एक कच्चे रास्ते, जो एक गुप्त दरवाज़ा हुआ करता था, उसका पता बता दिया था। और उसी समय वो एक कहावत कही जाती है ना मित्रों, कि रहीरा भाव राते गया, तो वो इसी दुर्ग के बारे में कही जाती है। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के समय ही कही जाती है। इस विश्वासघात का पता चलने पर राजद्रोही पति को उसकी पत्नी ने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर मार डाला। दुर्ग में आसानी से पहुंची खिलजी सेना का कानड़ देव और राजपूती सैन्य दरबारों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया, किंतु वह वीर गति को प्राप्त हुआ।
मुकाबला बहुत भयंकर का किया था, लेकिन बाद में वीर गति को प्राप्त हो गए। कानरदे स्वान एक सूरवीर था, देशभक्त स्वाभिमान शासक था। ये थे कानरदे स्वान। अब पढ़ रहे हैं मित्रों अपन महाराज शेखा। महाराज शेखा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण छोटे से एक साम्राज्य के मालिक महाराज शेखा बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। राव शेखा 15वीं शताब्दी का एक अद्वितीय व्यक्तित्व था। उसका जन्म 1433 में हुआ। कस्बा वंशीय होने से आमेर राज्य का सम्मान बनाए रखने हेतु उसे वार्षिक कर देता था। देखो, हालांकि ये तो बहुत महत्वाकांक्षी हुआ करता था, लेकिन आमेर से इसका ताल्लुक होने के कारण, उसका सम्मान बनाए रखने के कारण उसको टैक्स देता था। आमेर शासक सुंदरसेन शेखा के बड़े भ्राता थे। सुंदरसेन, उन्हें शेखा का स्वतंत्र राज्य मान्य नहीं था और उसको किसी प्रकार आमेर की अधीनता में लाने के लिए प्रयासरत थे। राव शेखा, जो कि एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे, को आमेर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। अतः दोनों भाइयों के मध्य 1 दशक तक युद्ध होते रहे। अंत में 1441 में युद्ध में शेखा की विजय हुई, इसलिए सुंदरसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा। शेखा युद्ध कला में पारंगत था। इसके बाद उसने अपने आसपास के स्थानों को हस्तगत करना शुरू किया। देखो, फिर राव सुंदरसेन से युद्ध हो गया तो सुंदरसेन हार गए थे, तो फिर इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप भिवानी, हिसार, अन्य क्षेत्रों में पर शेखा का आधिपत्य हो गया। इसके राज्य में गांवों की संख्या 360 तक पहुंच गई। इसके राज्य अमरसर का क्षेत्रफल आमेर राज्य से भी बड़ा था। राव शेखा ने शासक के रूप में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। इन्हीं के प्रयासों से पठानों ने गाय के मांस को न खाने का संकल्प लिया। वे नारी अस्मिता के रक्षक थे। नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सन 1448 में उत्सर्ग कर दिया। मतलब 1488 में ये वीर गति को प्राप्त हो गए, नारी का सम्मान करते हुए। जहाँ इनकी मृत्यु हुई, उनकी यादगार में इनकी वहाँ पर छतरी बनी हुई है। इनके बारे में विस्तृत आपको बताया जाएगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं क्लास 7 के अकॉर्डिंग। चलिए, अगला शासक है महाराणा कुंभा। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक, मेरे फेवरेट शासकों में से एक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जानकारी एकलिंग मातमे रसिकप्रिया कोमलगढ़ प्रशस्ति से मिलती हैं। वह 1433 में गद्दी पर बैठा। अभी अपन ने पढ़ा था 1433 में जो महाराज शेखा का जन्म हुआ था और 1433 में महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे थे। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। महाराणा कुंभा ने 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर भीषण आक्रमण किया और दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर के पास जोरदार संघर्ष हुआ। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुए थे। इस युद्ध में महमूद खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। इस भागती हुई सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना लिया, किंतु 6 माह चित्तौड़ में रखने के बाद महमूद को मुक्त कर दिया। मुक्त होकर महमूद ने बार बार कुंभा के विरुद्ध युद्ध किए, मगर वह कभी सफल नहीं हुआ। इसके बाद कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक शम्स खां की संयुक्त सेना को मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को हराया और वो अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। देखो, नागौर के शासक की सेना शम्स खां की और गुजरात के कुतुबुद्दीन की सेना संयुक्त सेना थी उनको भी हरा डाला और मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को भी हराया। उस समय मतलब महाराणा कुंभा बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक बन गए थे, बहुत ही शक्तिशाली शासक बन गए थे। महाराणा कुंभा एक पराक्रमी योद्धा, कुशल रणनीतिज्ञ नहीं था, वरन वह एक साहित्य एवं कला का महान संरक्षक था। महाराणा कुंभा का काल भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है। देखिए, वो एक मतलब युद्ध का ही एक वीर योद्धा ही नहीं था, बल्कि खुद विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक भी था।
मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का कुंभा द्वारा निर्मित है। इसमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर है, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। कहा जाता है कि जो कुंभलगढ़ की जो दीवार है, किले की दीवार, वो चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी बड़ी दीवार मानी जाती है। इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया है। महाराणा कुंभा का 1468 में स्वर्गवास हो गया था। महाराणा कुंभा का 1468 में स्वर्गवास हो गया था। तो ये कुंभलगढ़ किले का कुछ दृश्य है और ये है कुंभलगढ़ किले के प्राचीर एवं बुर्ज है कुछ। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा हुआ एक अभिलेख है, इसको सुमेलित करना है। और बस है, देखिए कानड़देव कहाँ का शासक था? जालौर का था। हमीरदेव कहाँ का था? हमीरदेव रणथंभौर का था। महाराणा कुंभा मेवाड़ के थे। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के थे। तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और मोहम्मद गौरी के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष में विजयी कौन रहा? ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्रों। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? क्योंकि वो मतलब रणथंभौर जो दुर्ग का जो मैंने बताया कि उसका जो लोकेशन थी, उसकी जो मतलब वातावरण था, जिस प्रकार से मतलब पहाड़ियों से घिरा हुआ बहुत ही जो शक्तिशाली दुर्ग में एक गिना जाता था, वो एक नज़र में तो दुश्मन की नज़र में ही नहीं आता था। इसी मतलब इसको पाने के लिए उस पर आक्रमण करना चाहता था। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।